उत्तराखंड में एक सख्त भू कानून होना चाहिए। सरकार सख्त से सख्त कानून भी बना ले, लेकिन हमें कह रहे उस कानून के मूल में जमीन का मुद्दा है। वो बिना चकबंदी के कैसे कानून तो अब तक भी बहुत सारे लोगों ने बनाए, लेकिन क्या लोग वापस आए? बिल्कुल नहीं। जो बिखरी हुई हमारी जमीन है उसको संगठित करने के लिए चकबंदी का कानून पहले बनाना पड़ेगा। मूल निवास और सख्त भू कानून के लिए लगातार आंदोलन हो रहे हैं। इन दो मुद्दों पर हो रहे आंदोलनों में गाहे बगाहे एक दो पोस्टर या कुछ लोग एक अलग नारा लगाते हुए देखे जाते हैं। नारा उत्तराखंड में चकबंदी लागू हो। चकबंदी एक ऐसा शब्द जिसे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही कम लोग समझते हैं। जो इसे समझते हैं वो सालों से इसे लागू करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, और जो नहीं समझते वो इससे या तो डरते हैं या फिर इसकी कमियों को गिनाने में जुट जाते हैं। तो घुघुती स्पेशल की इस रिपोर्ट में दोनों ही पक्षों के लिए हम जवाब लेकर आए हैं। चकबंदी क्या है से लेकर चकबंदी क्यों तक के हर सवाल का जवाब। करीब 40 साल से ज़्यादा वक्त से चकबंदी लागू करने को लेकर आंदोलन चल रहा है। सरकार भी गाहे बगाहे चकबंदी लागू करने की बात करती रहती है, लेकिन फिर भी क्यों उत्तराखंड में चकबंदी लागू नहीं है? चकबंदी से पलायन पर भी विराम लग सकता है, ये इसके लिए आंदोलन करने वालों के साथ ही सरकार भी जानती है, लेकिन फिर भी क्यों इसे लागू नहीं किया जा सका? कई सवाल लेकिन बिखरे जवाब। तो आज सभी सवालों का सही जवाब लेते हैं। चलिए साथ मिलकर पड़ताल करते हैं उत्तराखंड में चकबंदी की। जब तक एक जगह पर हमारी जमीन नहीं आती तब तक कोई भी कानून बनाना वो यहाँ की जमीन को, यहाँ की जो हमारी हैसियत है जमीन, उसको नष्ट करने वाला काम होगा। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि अगर सरकार जरा सा इस पर ध्यान दे तो पूरा उत्तराखंड एक बगीचा बन जाएगा। चकबंदी से एक तो हमारा समय बचेगा, दूसर में श्रम बचेगा। जमीन के एक जगह में होना बहुत जरूरी है चक के रूप में। उत्तराखंड में हर दिन औसतन 230 लोग पहाड़ से पलायन कर रहे हैं। 2018 तक ये आंकड़ा 138 था। सरकार के बनाए पलायन आयोग के ही आंकड़े देखें तो 2008 से 2018 के बीच 5,02,717 लोगों ने पलायन किया। 2018 से 2022 के बीच ये आंकड़ा 3,35,000 हो गया। इस तरह सालाना आधार पर देखें तो 2008 से 2018 के बीच जहां 50,272 लोग पलायन कर रहे थे, तो वहीं 2018 से 2022 के बीच औसतन 83,960 लोगों ने पलायन किया है। पलायन बढ़ने की कई वजह हैं। बेरोजगारी, लचर चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था और अलाभकारी कृषि। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन कई रोगों की एक ही दवा है, चकबंदी। देखिएगा, अगर सरकार ईमानदारी से चकबंदी कर दे, एक सीधा एक नोटिस जारी कर दे कि भाई गांव में रहकर खेती करना चाहता है या कोई भी धंधा करना चाहता है, उनको हम जमीन देंगे। इसमें सरकार भी अगर ईमानदारी से इसमें पहल करे तो हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये चकबंदी है क्या? चकबंदी का मतलब होता है एक जगह पर इकट्ठा कर देना। अब इसे खेती किसानी के संदर्भ में समझें तो किसान की जो जमीन अलग अलग जगह पर है उसे एक ही जगह पर कर दिया जाता है। मान लीजिए कि किसान ए के पास अपने गांव में 3 अलग अलग जगहों पर खेत हैं। ऐसे में उसे 3 जगह पर मैनेज करना होता है। चकबंदी होने पर इन 3 जमीन जितना हिस्सा उसे एक ही जगह पर मिल जाएगा। इससे किसान ए के लिए एक ही जगह पर अपनी ज़मीन मैनेज करना आसान हो जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत मिली ज़मीन को चक कहा जाता है। इसमें कृषक की कुल जोत भूमि, जो कि भूमि बंदोबस्त रिकॉर्ड में उसके नाम पर है, लेकिन ये भूमि यहाँ वहाँ बिखरी हुई है। चकबंदी के तहत उस कृषक को उसकी मौजूदा ज़मीन के मूल्य के बराबर एक ही जगह पर एक चक बनाकर दिया जाता है। हालांकि इस दौरान रास्तों, सार्वजनिक सुविधाओं,
चक मार्ग आदि के लिए स्थान छोड़ दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में चकबंदी के बंदोबस्त अधिकारी रहे कुंवर सिंह भंडारी इसे बेहद ही आसान शब्दों में समझाते हैं। चकबंदी का मतलब केवल ये समझते हैं कि बिखरे हुए खेतों को 1, 2, 3 जगह पे इकट्ठा करना ही चकबंदी है। निसंदेह ये तो उसका मुख्य उद्देश्य है ही, परंतु इसके और भी अनेक लाभ हैं जो कि एक कृषक के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होते हैं। मसलन के तौर पे 2-1 मैं उदाहरण दूं। चकबंदी होने पे हर एक व्यक्ति का खाता अलग अलग हो जाता है। जो गोल खाते की व्यवस्था है, इसमें संयुक्त खाता रखने का कोई प्रोविज़न नहीं है, जब तक कि कोई बहुत मजबूरी ऐसी न हो कि भाई संयुक्त खाता 2-1 आदमियों का, 2 आदमियों से ज़्यादा का नहीं रखा जाता है। तो इससे आदमी को मेरे पास कितनी ज़मीन है, मैं उस ज़मीन का अब किस तरह से उपयोग करूं, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। पहाड़ में चकबंदी होने से क्या बदलेगा और क्यों कुछ लोग चकबंदी का विरोध करते हैं, इन सवालों का जवाब लेने से पहले थोड़ा चकबंदी के इतिहास को खंगाल लेते हैं। पश्चिमी देशों में आधुनिक चकबंदी की शुरुआत फ्रांस के एक शहर से 1707 में हुई थी, लेकिन भारत की बात करें तो यहाँ पर चकबंदी का सबसे पहला एक्सपेरिमेंट साल 1920 में किया गया। 1936 में सबसे पहले पंजाब में चकबंदी कानून पास किया गया। संयुक्त उत्तर प्रदेश में टुकड़ों में बंटी जमीन पर खेती करना मुश्किल था, तो पंजाब को देखते हुए यहाँ पर भी चकबंदी की मांग उठने लगी। आज भले ही चकबंदी चुनावी मुद्दा ना बनता हो, लेकिन 1937 में जब संयुक्त उत्तर प्रदेश में असेंबली चुनाव हुए तो हर पार्टी के घोषणा पत्र में चकबंदी का वादा शामिल था। इस चुनाव में वल्लभ भाई पंत के नेतृत्व में सरकार बनी और 1939 में जोत चकबंदी कानून बनाया गया। इस कानून के तहत संयुक्त प्रांत में 6004 गांवों में चकबंदी की गई। स्वतंत्र भारत में 1954 में उत्तर प्रदेश का चकबंदी कानून बना और 1958 में अनिवार्य चकबंदी पूरे प्रदेश में लागू कर दी गई, लेकिन पहाड़ में नहीं। पर्वतीय क्षेत्र यानी उत्तराखंड में इसे लागू ना करने के पीछे तर्क दिया गया कि जब पर्वतीय क्षेत्र में चकबंदी का काम शुरू होगा तब यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए चकबंदी कानून बनाया जाएगा। वो दिन था और आज का दिन है कि अभी तक उत्तराखंड में चकबंदी दूर दूर तक नहीं हुई है, ना स्वैच्छिक और ना ही अनिवार्य। इसके पीछे सरकारों की बदनीयती है और खाली एक औपचारिकता के रूप में सरकार निर्णय करती है, कमेटियां भी बनाती। अब तक जितने भी सरकारें आई है सब ने कमेटी बनाई और सब कमेटियों में मुझे भी सदस्य के रूप में नॉमिनेट किया और खाली मुझे नॉमिनेट इसलिए किया कि इसको भी इन्वॉल्व किया जाए, लेकिन काम कुछ भी नहीं हुआ। तो ये सारी बातें ऐसी है जो कि ये साबित करती हैं कि सरकार की नीयत सही नहीं है, सरकार का इरादा सही नहीं है, खाली भाषणबाजी हो रही है और आखिरकार उनकी नीयत केवल वोट और सत्ता पर पड़ी हुई है, जनता पर नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स का भी कुछ ऐसा रुख हो गया है उत्तराखंड के अंदर कि वो वास्तविक कार्य करना ही नहीं चाहते, क्योंकि उससे पहले जो एक भूमि सुधार समिति बनी थी, कोई डंगवाल जी थे जब नारायण दत्त तिवारी जी के समय पे, लेकिन वो पूरे 4-5 साल जो है हुक्का बजाते रहे। आप लोगों को भी याद होगा वो हुक्का पीने वाले थे, इसमें हुक्का पीना, तो उससे तो जो है चकबंदी नहीं हो सकती ना। तो वो भी जो है एक व्यर्थ एक्सरसाइज हुई और नौकरशाह सब जानते हैं क्योंकि वो कानून के भी ज्ञाता हैं, लेकिन वो एक्चुअली जो है उसको फील्ड पे उतारना ही नहीं चाहते। तो क्योंकि व्यवहारिकता में काम करने में कठिनाई तो होती है, काम कोई करना नहीं चाहता है, भाषणबाजी सब करना चाहता है। लंबे समय तक तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ भूमि सुधारों को लेकर जैसे आंखें मूंद दी।
इसी का परिणाम है कि यहाँ पर लगातार कृषि भूमि का रकबा घटता गया और पलायन बढ़ता गया। पहाड़ की बदहाली देखते हुए 1975 में दिल्ली में एक नई अलख जगाई गई। दिल्ली में अखिल भारतीय गढ़वाली प्रगतिशील संगठन ने पहाड़ में चकबंदी की सबसे पहले मांग उठाई और इस मांग के पहाड़ में सूत्रधार रहे गणेश सिंह नेगी, जिन्होंने बाद में खुद के नाम के साथ गरीब जोड़ दिया ताकि वो निचले तबके की परेशानियों को शासन प्रशासन तक पहुंचा सकें। अब मेरे अधिकतर भाई किचनों में, जाफरियों में बाल बच्चों सहित रह रहे, कैंटीनों में काम कर रहे हैं, होटलों में काम कर रहे हैं। दिमाग में आता था यार क्या करें, ये तो वहाँ तो जमींदार थे और यहाँ ये इस हालत में है, तो अगर हमारी एक ही जगह पर होती तो इनको ये करना नहीं पड़ता। 3 ब्लॉकों का सर्वे किया मैंने, कलजीखाल ब्लॉक, कोट ब्लॉक और पौड़ी ब्लॉक। ओके। 3 ब्लॉकों में मैंने कुछ गाँव में बैठकें की, सबसे पहले अपने ही गाँव में बैठक की। गणेश सिंह गरीब ने गांव-गांव घूमकर सरकारों को पत्र लिखकर अपनी उपजाऊ जमीन गांव वालों को देकर और उनकी बंजर जमीन लेकर पहाड़ में चकबंदी का सबसे पहला प्रयोग पेश किया, लेकिन सरकार की अनदेखी जारी रही। चकबंदी को धार देने के लिए 1984 में पर्वतीय विकास संगठन, 1986 में मजदूर कृषक संगठन का गठन किया गया। इनके प्रयासों के बलबूते 1989 में जिला, क्षेत्र और ग्राम पंचायतों ने सरकार को चकबंदी करवाने के लिए प्रस्ताव भेजे। इससे तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार दबाव में आई और उसने आखिरकार पर्वतीय क्षेत्र में चकबंदी करने का फैसला लिया। इसी के तहत 1990 में पौड़ी और अल्मोड़ा में चकबंदी कार्यालय खोले गए, लेकिन कमजोर राजनीतिक इच्छा शक्ति और नियम कानून न बन पाने की वजह से इन कार्यालयों को 1996 में बंद कर दिया गया। उत्तराखंड राज्य की संरचना के लिए हम जल्दी ही एक विधेयक लाएंगे। उसके पश्चात इस विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे उत्तराखंड राज्य की संरचना शीघ्र ही की जा सके। राज्य की पहली अंतरिम सरकार से लेकर मौजूदा सरकार तक सब चकबंदी लाने की बात कहते हैं। राज्य मिलने से लेकर अब तक सरकार ने क्या क्या वादे किए उसे आप इस टाइमलाइन में देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि पहली अंतरिम सरकार से लेकर मौजूदा सरकार तक हर किसी ने चकबंदी लाने की मंशा तो जताई है, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है। पर्वतीय चकबंदी समिति के अध्यक्ष रहे पूर्व विधायक केदार सिंह रावत बताते हैं कि उन्होंने सरकार को चकबंदी कानून का ड्राफ्ट सौंप दिया था, जिसे तत्कालीन हरीश रावत सरकार ने बिना किसी संशोधन के स्वीकार भी कर लिया था। अब इस ड्राफ्ट में क्या प्रस्ताव रखे गए थे और क्यों ये ड्राफ्ट आज तक कानून की शक्ल नहीं ले पाया, इन सवालों के जवाब में केदार सिंह सरकारों की इच्छा शक्ति का ना होने को जिम्मेदार बताते हैं। जनवरी 2015 में इस चकबंदी समिति का गठन हुआ था और हमने ड्राफ्ट जो है सितंबर 2015 में सरकार को सौंप दिया था। लेकिन क्योंकि ड्राफ्ट को अधिनियमित करने के लिए विधानसभा का सत्र होना था, तो सत्र जो है वो मार्च में ही आना था। उसके बाद मार्च 2016 में वो ड्राफ्ट जो है एक्ट बनने के लिए सदन में आता, उससे पहले ही जो है सरकार गिर गई 2016 में। और फिर जब सरकार रीइंस्टेट हुई मई 2016 में, तब जो है ये कानून, ये ड्राफ्ट जो है सदन में आया। और मुझे ये बताने में खुशी है कि जो ड्राफ्ट हमने बनाया था वो एज इट इज़ जो है अधिनियमित हुआ उत्तराखंड की विधानसभा में। उसमें एक शब्द का भी, एक लाइन का भी कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ। और आज जो उत्तराखंड चकबंदी अधिनियम है वो जून 2016 में वो पारित हो गया था और वो एक्ट बन गया था। सरकारों को डर है कि हम अगर कोई अच्छा काम कर दें, उसमें समय तो लग जाएगा 5-7 साल, लेकिन तब तक चुनाव आएगा, लोग हमारी जो है पीट पीट के गड्ढे में पहुंचा देंगे कि ये।
चकबंदी पर धामी सरकार एक कदम और बढ़ती दिख रही है। 2 गांवों में पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने की बात कही जा रही है। हालांकि ये कब होता है वो तो पता नहीं, लेकिन तब तक आप चकबंदी को पहाड़ के परिप्रेक्ष्य में ज़रूर समझ लीजिए। पहाड़ों में सीढ़ीनुमा खेत हैं जिन पर खेती करना वैसे ही काफ़ी मुश्किल हो जाता है। पहाड़ी भाग में बिखरी जोत पर खेती करना काफ़ी ज़्यादा हाड़ तोड़ साबित होता है। पहाड़ी इलाका होने से इन खेतों का प्रबंधन और भी मुश्किल हो जाता है। दूसरी तरफ पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार बंटने से खेत छोटे होते चले गए हैं। ऐसे में इन खेतों में कृषि करना काफ़ी जटिल तो है ही, साथ ही इनसे पैदावार भी नाकाफ़ी हो जाती है। इन सब कठिनाइयों के साथ ही जंगली सुअरों, बंदरों के फसल बर्बाद करने की आफत अलग है। खेत बाड़ी होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से बर्बाद कर दिया गया है। और ये बंदर या फिर सुअर, जो जंगली सुअर होते हैं, उनके काम होते हैं। यहाँ बाड़ा लगाया जाता है, लेकिन बाड़ा उतना सफल साबित नहीं होता। पहाड़ में कृषि घाटे का सौदा बन चुकी है। कृषि घाटे का सौदा बनी तो लोग रोजगार की तलाश में पलायन कर गए और अब धीरे धीरे पहाड़ की कृषि जमीन बंजर पड़ती जा रही है। अंग्रेज़ों के वक्त जो कृषि ज़मीन 19% के करीब थी, वो आज महज 4 से 5% रह गई है। उस पर भी कृषि प्रोत्साहन के लिए सार्थक प्रयास न होने की वजह से आज महज 2% भूभाग पर ही सिंचाई हो रही है। उत्तराखंड राज्य बना हमारा, और ये परिकल्पना थी कि हिमाचल के जैसे हम भी विकसित हो जाएंगे, आबाद हो जाएंगे, सरसब जो आत्मनिर्भर हो जाएंगे। लेकिन धरातल में परिस्थिति ये है कि गांव उजड़ते जा रहे हैं, आज नहीं तो कल। 10 साल बाद की सरकार तो कह रही 10 साल बाद हम इतनी परिकल्पना कर रही है कि स्वर्ग पहुंच जाओगे, इतना विकास हो जाएगा। लेकिन मेरा अपना मानना है कि हम 10 साल बाद हमारा गांव पूरी तरह से उजड़ जाएगा। 50 परिवारों का हमारा गांव है जो लोगों का, उसमें तीन दरवाजे खुले रहेंगे, शेष बंद हो जाएंगे। कि उत्तराखंड राज्य देहरादून, कोटद्वार, पौड़ी में नहीं बसता है। चकबंदी से एक तो हमारा समय बचेगा, दूसर में श्रम बचेगा। अब हम जो है हल बैल लेकर के जाते हैं, छोटा सा खेत यहाँ पे है, ये खेत हमने आधे घंटे में इसको जोत दिया। फिर उसके बाद जो है दूसरा खेत हमारा 1 किलोमीटर दूर है, तो इतना जोतने में समय नहीं लगा जितना हल बैल को वहाँ पहुँचाने में लगा। हम देख रहे हैं आज पर्वतीय क्षेत्रों की विषम भौगोलिक परिस्थिति है और जंगली जानवरों का बहुत आतंक है। वो चाहे बंदर हों, चाहे भालू हों, चाहे सूअर हों। किसान जो इतनी मेहनत करके अपनी फसलें बोते हैं, लेकिन वो भालू, बंदर और सूअर जो है उनको तहस नहस कर जाते हैं। पॉली हाउसेज लगाइए, कहाँ लगाएंगे आप पॉली हाउस? एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ पे 1 किलोमीटर दूर है, 1 आधा किलोमीटर दूर है, तो पॉली हाउस नहीं लग सकता, उसकी चौकीदारी कौन करेगा? चकबंदी को किसानों के लिए अच्छा ही माना जाता है। चकबंदी से फसल उगाने में होने वाला खर्च घटता है, ज़मीन से जुड़े विवादों का निपटारा हो जाता है, एक ही जगह खेत होने से उनका रख रखाव आसान हो जाता है। और अगर चकबंदी लागू होती है तो इससे रोज़गार और स्वरोज़गार तो तैयार होंगे ही, साथ ही पलायन पर अंकुश लगाने में भी ये बड़ी भूमिका निभाएगा। अगर चकबंदी वहाँ हो जाए तो जो दिल्ली में रहता आदमी, आप गारंटीड इस बात को ले लीजिए कि वो चाहेगा कि यार गर्मियों में मैं जरा अपने यहाँ 2-1 महीने आराम से रह सकूँ। आज तो नहीं रह पा रहा। अगर चकबंदी हो जाए तो वो कुछ नहीं, खेती वो भी नहीं करेगा, लेकिन बागवानी ज़रूर करेगा। अगर इन्हें कोई कानून अप्लाई करना है तो मैं ये कहता हूँ चकबंदी करो और सारी समस्याओं की जड़ खत्म। कोई समस्या नहीं रह जाएगी भूमि संबंधी। इन सब फायदों के बावजूद कई लोग हैं जो चकबंदी का विरोध करते हैं। कई लोग चकबंदी को अपनी उपजाऊ ज़मीन को लीलने वाला समझते हैं।
चकबंदी में एक आशंका ये भी रहती है कि कई बार किसानों को जो चक मिलता है वो उनकी अपनी ज़मीन से कम पैदावार वाला हो सकता है। ऐसे में कुछ किसानों को तो अच्छी ज़मीन मिल जाती है, लेकिन कुछ को कम उपजाऊ वाले खेतों से संतोष करना पड़ता है। कई लोगों को डर होता है कि सड़क किनारे उनकी ज़मीन अगर चकबंदी में आ गई तो वे भारी नुकसान में होंगे। लेकिन क्या आपको इन डर की वजह से चकबंदी से दूर रहना चाहिए? तो जवाब है नहीं। तो कॉमर्शियल लैंड बिना उसकी परमिशन के खातेदार के आप कम नहीं कर सकते हैं। ये नहीं कि मेरी कॉमर्शियल लैंड है आपकी भी वहाँ पर, तो मेरी उठा के आपको दे दे, आप वहाँ पर चक, ऐसा नहीं। कॉमर्शियल, हाँ मेरी इच्छा कि चलो इन्हें दे दो, मुझे तो कहीं और दो, तो वो दीगर बात है तब तो। वरना आप कॉमर्शियल लैंड जो है उसे आपको उतना देना ही पड़ेगा, उसमें आप कटौती नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कि ये तक सर्कुलर जारी हुए हैं कि कॉमर्शियल लैंड में कटौती भी नहीं की जाएगी। अगर आप माना उस गांव में सार्वजनिक प्रयोजन के लिए 3% कटौती होनी है, तो वो कटौती उस ज़मीन पे नहीं होगी, शेष ज़मीन पे। वहाँ पर अगर आपके 4 नाली ज़मीन है तो 4 नाली ज़मीन से आपको कम नहीं मिलेगी, ज़्यादा मिल सकती है, बशर्ते अगर किसी की 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी आती हुई वो छोड़ दे, वो दूसरी बात है, लेकिन उससे कम नहीं मिलेगी आपको। तो आखिर में सवाल उठता है कि लोगों के मन में उठे इस डर को कैसे खत्म किया जाए। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसकी जिम्मेदारी सरकार की बनती है। सरकार को चकबंदी को लेकर जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। लोगों को चकबंदी से होने वाले जो फायदे हैं उनकी जानकारी दी जानी चाहिए। चकबंदी का एक जन जागरण अभियान भी चलाया जाए, बाकायदा एक समिति बना करके, जो लोगों को गांव-गांव में जा कर के चकबंदी से होने वाले फ़ायदे और चकबंदी ना होने पर हो रहे नुकसान, उसकी जानकारी आम किसान को दे सकें, ताकि उनके समझ में आए कि भाई चकबंदी से हम कितना फ़ायदा हो सकता है। जनता को जागरूक करना पड़ेगा, चकबंदी के संबंध में उसे समझाना पड़ेगा कि भाई चकबंदी है क्या, कि लोग चकबंदी समझ नहीं पाए और ये सोचने लगे कि भैया मेरा तो ये अच्छा खासा सिंचित खेत है और चकबंदी होगी तो ये मुझसे निकल जाएगा और मुझे कहीं, मैंने पहले भी आपको बताया ऐसा है नहीं, जहाँ पर आपकी अधिकतम जोत है चक आपको वहीं पे मिलेगा। मेरी आत्मा एक ही मांग करती है कि पहाड़ में चकबंदी हो जाए, हर आदमी अपने बाप दादे की ज़मीन पर आए, उसको विकास करे, यही मेरा सपना है। पहाड़ की मौजूदा परिस्थितियों में चकबंदी करना एक बहुत ज़रूरी कदम है, क्योंकि सख्त भू कानून बनाने से बाहरियों से तो ज़मीन बच जाएगी, लेकिन बढ़ते पलायन की वजह से बंजर पड़ रही भूमि को कैसे बचाया जाएगा? तो जवाब है कृषि को फायदे का सौदा बनाकर। जब कृषि बागवानी फायदे का सौदा बनेगी तो लोग वापस लौटेंगे, और कृषि को फायदे का सौदा बनाना है तो चकबंदी एक बेहतर विकल्प हो सकता है। और ये एक बेहतर विकल्प कैसे है, ये बताने के लिए सरकार को पहाड़ में चकबंदी की कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी होगी, और इसे जल्द से जल्द करना होगा, क्योंकि जिस तेजी से उत्तराखंड के गांव खाली हो रहे हैं उसी तेजी से यहाँ के खेत जंगल में तब्दील हो रहे हैं और पहाड़ खोखला होता जा रहा है।